हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 16 और हमने उसमें एयर पॉल्यूशन स्टार्ट किया था, है ना। और एयर पॉल्यूशन में हमने प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ लिए थे। आज बारी है हमारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की कि एयर को पॉल्यूट करने वाले सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो जब बारी आती है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की, तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में जो सबसे पहला पॉल्यूटेंट है जिसको डील किया है एनसीईआरटी ने, दैट इज अ काइंड ऑफ स्मोग। यहाँ पर हम जिसकी बात करेंगे ये क्या है, ये स्मोग है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मोग? जब स्मोक और फॉग एक साथ मिल जाते हैं, यानी कि जब गैस के साथ कोई सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर मिल जाता है और तब जाके जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, स्मोक कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि स्मोक एक ऐसा फैक्टर है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल गैसेस जो होती हैं वो प्रेजेंट हैं। इनके अंदर डस्ट भी मिले हुए होते हैं, इनके अंदर स्मोक भी मिला हुआ होता है। बहुत ऐसी चीज़ें जो गैस के फॉर्म में और पार्टिकुलेट मैटर के फॉर्म में है, दोनों ही एक साथ कंबाइन हो जाती हैं, तो ये क्या कॉज करता है, स्मोक कॉज करता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं टाइप्स ऑफ स्मोक, यहाँ पर दो तरह के स्मोक के बारे में बात की गई है। पहला है गैसियस स्मोक जिसको हम फोटोकेमिकल स्मोक भी कहते हैं, और दूसरा है पार्टिकुलेट स्मोक जिसको हम क्लासिकल स्मोक भी कहते हैं। तो ये जो गैसियस स्मोक है ये क्या होता है, इसमें गैस के फॉर्म में इसके अंदर जो भी हार्मफुल इन्फ्लुएंट्स मिले होते हैं वो गैस के फॉर्म में नज़र आते हैं। इस स्मोक को लॉस एंजल्स स्मोक भी कहा गया क्योंकि इसको सबसे पहले लॉस एंजल्स में ही डिस्कवर किया गया था। और ये स्मोक जो होती है ये ग्रे और येलोइश कलर की होती है और इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे हार्मफुल कंटेंट होता है हमारे गैसियस स्मोक का, जिसकी वजह से कई तरह के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज लंदन स्मोग। इस स्मोग को सबसे पहले लंदन में ही देखा गया और इस स्मोग में ये है कि इसका कलर डार्क ब्राउन होता है और साथ साथ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कंटेंट ज़्यादा पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा इसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड भी इसमें बहुत ज़्यादा मिक्स होता है, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहला इफ्लुएंट जो हमारा सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है वो किस फॉर्म में है, स्मोक के फॉर्म में है। मैंने आपको प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट पढ़ाया था, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट जो होते हैं वो ओनली इन द फॉर्म ऑफ गैसेस होते हैं। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड थी हमारी, नाइट्रोजन ऑक्साइड था, वो सब गैस के फॉर्म में हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। लेकिन अब बारी है सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट की जिसमें सिर्फ गैस नहीं बल्कि गैस के साथ कुछ ऐसे कंपोनेंट मिल जाते हैं, कुछ ऐसे सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर मिल जाते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं, है ना। तो उन्हीं पॉल्यूटेंट में हमारा गैसियस स्मोक और पार्टिकुलेट स्मोक, ये दोनों कैटेगरी को हमने रखा था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि स्मोक जो होता है वो बेसिकली दो तरह का होता है, एक गैसियस स्मोक और दूसरा पार्टिकुलेट स्मोक, है ना। और इसमें जो इसके अनदर नेम है वो याद रखने हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके नीट के लिए जो इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरह के स्मोक में कौन से कलर के केमिकल्स जो होते हैं वो ज़्यादा ऑब्वियस होते हैं। तो ये ग्रे और येलोइश दिखता है, जब ये स्मोक फैलता है तो इसका कलर ग्रेइश और येलोइश नज़र आता है। लेकिन जब ये स्मोक फैलता है, दैट इज़ लंदन स्मोक और पार्टिकुलेट स्मोक, तब ये डार्क ब्राउन अपीयर होता है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला मैटर जिसको हमने क्या कहा, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट और स्मोक कहा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट के सेकेंड फैक्टर पर, और वो सेकेंड फैक्टर जो है वो है दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। एग्जैक्टली ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग, ये चीज़ क्या है, लेट्स हैव अ लुक ऑन ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये है हमारा सेकेंड पार्ट, दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना। जब हम बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट की तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ग्रीन हाउस का मतलब क्या होता है। यहाँ पर ग्रीन हाउस का जो मतलब है वो सिंपल मतलब है दैट इज अर्थ सरफेस, यानी कि द सरफेस ऑफ आवर अर्थ, हमारे अर्थ की सरफेस को ही हमने ग्रीन हाउस कहा है, ठीक है। लेकिन इफेक्ट यहाँ पर आ गया, मतलब कि ये क्या हो रहा है ना, अफेक्टेड हो रहा है, ग्रीन हाउस पर इफेक्ट पड़ रहा है। और ये क्या चीज़ का इफेक्ट पड़ रहा है, तो कई तरह की हार्मफुल गैसेस हैं जो हमारे ग्रीन हाउस पर अफेक्ट डाल रही हैं, और इसी वजह से हम इन गैसेस को कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस।
ये वो सारी गैसें हैं जिनका पोर्शन जो है, जिनका वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा ज़मीन पर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का सरफेस हीट हो रहा है और यहाँ से हीट रेडिएट हो रही है और हीट के रेडिएशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग यानी कि हमारे आसपास में टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हमारे बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो डैमेज हो रहे हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि जब हमारे अर्थ सरफेस पर कई तरह की हार्मफुल गैसें बढ़ जाएंगी तो ये हमारे अर्थ सरफेस पर ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करेंगी और हमारा टेम्परेचर जो होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। और इस तरह से ग्रीन हाउस गैसों की लिस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड की बताई गई है जो कि 60% है। उसके बाद सेकेंड ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो ग्रीन हाउस गैस ली गई है दैट इज़ मीथेन, इट इज़ 20%। थर्ड इज़ CFC chlorofluorocarbon that is 16%, whereas NO2 is 4% और 6%। यानी कि ये जो यहाँ पर परसेंटेज आपको दिखाई जा रही है दिस इज द प्रॉपर परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। तो हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं वो कुछ इसी तरह के होते हैं ना, यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको गैसेस की पोर्शन के बारे में, कंपोजिशन के बारे में याद रखना है। तो देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जब अर्थ के सरफेस पर हार्मफुल गैसेज अफेक्ट डालते हैं तो अर्थ का सरफेस जो होता है वो हीट हो जाता है और यहाँ से रेडिएशंस होती हैं और वो रेडिएशंस हार्मफुल गैसेस की वजह से होती हैं और उन गैसों को हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस की लिस्ट मैंने आपको दे दी। और आपको मैं बता दूं कि ग्रीन हाउस गैसेस अगर बढ़ते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होता है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस पर इफेक्ट होगा तो इसका सबसे बड़ा रिजल्ट जो होता है वो होता है ग्लोबल वार्मिंग, दैट रिजल्ट इज ग्लोबल वार्मिंग। और इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है, रेडिएशंस बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से हमारा ओजोन लेयर डैमेज हो रहा है और ओजोन लेयर के डैमेज होने से सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज भी हमारे डायरेक्ट सरफेस पर आ रही हैं और ये सारी चीज़ें एक साथ मिलकर ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रही हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस, है ना। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट पर विच इज यू नो वेरी वेल दैट इज एसिड रेन। एसिड रेन को भी हमने सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट के फॉर्म में जाना कि एग्जैक्टली एसिड रेन जो होता है वो किस तरह से हमारे क्रॉप्स को, हमारे बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स को डैमेज करता है। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अबाउट एसिड रेन। Okay students, now let's start with the topic that is the third secondary air pollutant and it is acid rain। अब हम बात करते हैं एसिड रेन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसिड रेन जो होता है इसके जो मेजर कंपोनेंट हैं, इसके जो मेजर कंपोनेंट है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। यानी कि एसिड रेन में जो सबसे ज़्यादा कंटेंट जिस चीज़ की पाई जाती है दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। जब ये दोनों ही आपस में हमारे वेपर के साथ मिलते हैं, व्हेन इट मिक्सेस विथ वेपर दैट इज हाइड्रोजन, इट्स अ काइंड ऑफ वाटर वेपर। जैसे ही ये वाटर वेपर के साथ मिक्स होते हैं, वो वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, तो जैसे ही ये वाटर वेपर के साथ मिल जाते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस होती है कंडेंसेशन और ये कंडेंस होता है हमारा वाटर वेपर। जैसे ही वाटर वेपर की कंडेंसेशन होती है देन यहाँ पे बनता है H2SO4 और बनता है HNO3, यानी कि ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का रूप ले लेते हैं। तो जब एसिड रेन ज़मीन पर गिरती है तो उस एसिड रेन में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये दोनों ही चीज़ें पाई जाती हैं। तो आपने क्या देखा, सबसे पहले गैस के फॉर्म में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है जो कि वाटर वेपर के साथ जो एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन है उसके साथ मिल गया, लेकिन जब कंडेंसेशन हुआ और रेनिंग हुई तो उस रेन में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड शामिल है। इसीलिए हम उस रेन को एसिड रेन कहते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों ही एसिड का कंटेंट पाया जाता है, जिसमें से सल्फ्यूरिक एसिड का कंटेंट 70% होता है लेकिन नाइट्रिक एसिड का कंटेंट 30% होता है। इस वजह से पीएच जब चेक किया गया, पीएच ऑफ एसिड रेन, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, पीएच ऑफ एसिड रेन
रेंजेस बिटवीन 5 to 6, यानी कि एसिड रेन की जो पीएच वैल्यू है वो 5 से 6 के बीच में रेंज करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो एसिड्स जो है वो प्रेजेंट थे। इस एसिड रेन में दो स्पेशल एसिड दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों पाया जाता है। इसकी वजह से इसकी पीएच वैल्यू 5 से 6 के बीच में रेंज करती है। अब मैं आपको बता दूं कि एसिड रेन जो होता है वो किस तरह से हार्म क्रिएट करता है, कितना हार्मफुल होता है। तो इसके हार्म्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे सबसे इंपॉर्टेंट हार्म जो है ये रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस सॉइल पोरोसिटी, सॉइल की पोरोसिटी को ये रिड्यूस कर देता है। तो सॉइल पोरोसिटी का मतलब क्या होता है? मिट्टी के अंदर पानी को एब्जॉर्ब करने की पावर। मिट्टी के अंदर बहुत बड़े बड़े से माइक्रो पोर्स होते हैं और उन पोर्स के जरिए पानी मिट्टी में जाता है और पानी को मिट्टी की कणें अब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो चूंकि रेन वाटर के साथ एसिड आ रहा है तो ये एसिड मिट्टी के पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। और जब मिट्टी पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो सॉइल की पोरोसिटी नहीं होगी, पोरोसिटी नहीं होने से सॉइल फर्टाइल नहीं रह पाएगा। तो ये सॉइल की पोरोसिटी को क्या करते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। दूसरी चीज़, इनकी वजह से मॉन्यूमेंट्स डैमेज हो रहे हैं। बहुत सारे हमारे मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, ये सारे बड़े बड़े से मॉन्यूमेंट जो हैं ये सब एसिड रेन की वजह से डैमेज हो रहे हैं। क्योंकि एसिड रेन में जो एसिडिटी है इसकी वजह से ये मॉन्यूमेंट्स पे कोरोजन ला रहे हैं और मॉन्यूमेंट्स पे डार्क पैचेस नज़र आने लगे हैं। ठीक है, तो एसिड रेन भी सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है। रेन इसके अंदर है लेकिन ऐसा लगता है कि ये वाटर पॉल्यूशन में आना चाहिए, बट नो, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें गैस के फॉर्म में थी और गैस ही कन्वर्ट हो रही है वाटर में, इसीलिए गैस की वजह से हम इसको एयर पॉल्यूशन में ही रखते हैं। दैट इज एसिड रेन भी जो है वो एक तरह का क्या है? एयर पॉल्यूटेंट ही है। तो यहाँ पर हो गया हमारा एसिड रेन। तो हमने अभी क्या देखा स्टूडेंट्स? हमने देखा कि सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट जो है हमारा, उस सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट में स्मोग है, नंबर 2 पर ग्रीन हाउस इफेक्ट है जिसकी वजह से हो रही है ग्लोबल वार्मिंग, और तीसरा है हमारा एसिड रेन। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स आपको याद रखने हैं एज अ सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। तो यहाँ तक तो हम पहुँचे जो कि बात थी पॉल्यूशन की, लेकिन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाउ वी कैन कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। लेट्स हैव अ लुक ऑन द कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन नाउ। जब हम बात करते हैं कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन की, तो एयर पॉल्यूशन का कंट्रोल कैसे हो? ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन के कंट्रोल के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले 1981 में एयर एंड नॉइज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। ठीक है, ये जो 1981 था, इस साल में सबसे पहले एयर और नॉइज से रिलेटेड पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने और कंट्रोल करने के प्रोसेस बताए गए थे। लेकिन ये जो है 1987 में ये अमेंडमेंट हुआ। इसका अमेंडमेंट कब हुआ? अमेंडमेंट जो थी वो 1987 में हुई, यानी कि 1987 से इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया गया। और 1987 में CPCB मीन्स सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्या किया? एयर पॉल्यूशन पे कंट्रोल करना शुरू किया। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन्होंने क्या किया? इनके अंदर जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं सबने मिलकर 1987 से शुरू किया एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। और साल था 1990 जब दिल्ली में सबसे पहले पेट्रोल और डीजल की बसें या कोई भी ट्रांसपोर्ट जो है वो कन्वर्ट कर दिए गए किसमें? CNG में। यानी कि
1990 में दिल्ली में सबसे पहले पेट्रोल और डीजल से चलने वाली बसों को और कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सीएनजी में कन्वर्ट किया गया, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में कन्वर्ट किया गया। यानी कि वहाँ पर कोई भी व्हीकल्स जो है, जो भी बसेस हैं, जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उन सब में सीएनजी यूज़ करने के लिए कहा गया। और 1990 से ये प्रोग्रेस हुआ, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन का रेट काफ़ी कम हो गया और हमारी जो वैक्यूलर पॉपुलेशन है, वैक्यूलर पॉल्यूशन जो है हमारी, वो सारी वैक्यूलर पॉल्यूशन जो है वो रुकने लगी, धीरे धीरे कम होने लगी। क्योंकि जहाँ हम पेट्रोल डीजल यूज़ किया करते थे वहाँ हमने सीएनजी यूज़ की, और इस तरह से इंडिया की कई सिटी में ये चीज़ बहुत तेज़ी से फैली और इसको हमने मास इरोस का नाम दिया कि ये मास इरोस तरीका से हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ों को, पॉल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, कई तरह के अलग अलग लेवल बनाए गए, जैसे भारत स्टेज इमिशन 1, भारत स्टेज इमिशन 2। इसमें क्या है, 1 by 1 करके हमने 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स सबके अंदर सीएनजी का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये है हमारा कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ बेसिक ईयर्स और पॉइंट। लेकिन स्टूडेंट्स, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ मेथड्स भी बताए गए हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में सबसे पहली डिवाइस पे बताया गया है, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है और ये कैसे काम करता है, तो आइए देखते हैं कि क्या क्या मेथड हमें बताए गए हैं जिसके ज़रिए हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए बात करते हैं हम लोग कि किस तरह से हमें एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। इसके लिए हमें 2 डिवाइस बताए गए हैं, एक जिनको हम कहते हैं एरिस्टर्स और दूसरे जिनको हम कहते हैं स्क्रबर्स। ठीक है, एरिस्टर्स और स्क्रबर्स ये 2 तरह का मेथड है जिसके ज़रिए हम एयर पॉल्यूशन के अंदर पाए जाने वाले पॉल्यूटेंट को कंट्रोल कर लेते हैं। जब हम एरिस्टर्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो एरिस्टर्स का काम होता है कि ये एसपीएम को कंट्रोल करते हैं, एसपीएम को कंट्रोल करते हैं। एसपीएम का मतलब होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, इट इज़ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि हवा में जितने भी तरह का मैटर सस्पेंडेड है, किसी तरह का कोई सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर मिल गया है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो मेथड यूज़ किया गया, दैट इज़ एसपीएम। एसपीएम इज सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को कंट्रोल करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ की गई है, इसको हम कहते हैं एरिस्टर। एरिस्टर प्रोसेस में आपको मेथड पढ़ाए गए, इसके अंदर आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, दूसरा मेथड जो हमने एरिस्टर्स के लिए यूज़ किया, दैट इज़ कैटालाइटिक कन्वर्टर, इट इज़ नोन एज कैटालाइटिक कन्वर्टर। ये हो गया हमारा कैटालाइटिक कन्वर्टर, है ना। तो 2 मेथड है जो एरिस्टर्स के लिए यूज़ होता है। लेकिन स्क्रबर्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, स्क्रबर्स के अंदर हम लोग एक अलग ही मेथड यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो गैस के फॉर्म में चीज़ें हैं उसको हम लोग लेस हार्मफुल बनाते हैं, यानी कि ये गैसियस पार्टिकल्स को, ये गैसियस मैटर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जो भी हार्मफुल गैसें हैं उनको हम लेस हार्मफुल बना लेते हैं। हार्मफुल गैसेस जो होती हैं इनको हम H2O की मदद से, H2O यूज़ करके लेस हार्मफुल बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा हार्मफुल कोई गैस है जो एयर में मिल गई है, तो हम स्क्रबर मेथड यूज़ करेंगे और उसको हम लोग लेस हार्मफुल बना लेते हैं, है ना। तो बेसिकली हमने क्या जाना कि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट मेथड एरिस्टर्स और स्क्रबर्स होते हैं। एरिस्टर्स जो होते हैं वो एसपीएम यानी कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जो हवा में मिले हुए कण हैं, यानी कि सॉलिड फॉर्म में जो हवा के अंदर मिल करके उसको दूषित कर रहे हैं, पॉल्यूटेड कर रहे हैं, उनको हम किस तरह से हटा सकते हैं। और दूसरा स्क्रबर्स, जो कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर तो नहीं है, कोई सॉलिड तो नहीं है, बट वो खुद एक गैस के फॉर्म में है और वो क्या कर रहा है, हमारी एयर को पॉल्यूटेड कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको पढ़ाया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, फिर हमने देखा कैटालाइटिक कन्वर्टर। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर किस तरह की मशीन है और ये किस तरह से काम करती है। ओके,
तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये 99% पार्टिकुलेट मैटर को क्या करता है, पॉल्यूटेड एयर से रिमूव कर देता है। ठीक है, ये इसका सबसे पहला पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इस तरह के इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होते हैं ये थर्मल पावर में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो थर्मल पावर होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस होती है वहाँ से जो पॉल्यूटेड एयर रिलीज हो रहा है उस पॉल्यूटेड एयर को क्लीन एयर में कन्वर्ट करने के लिए वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। सबसे पहले ये जो एरिया है यहाँ से पॉल्यूटेड एयर, ठीक है, जो कि डर्टी एयर होती है, पॉल्यूटेड और डर्टी एयर, ये यहाँ से इंटर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, जो इलेक्ट्रोड्स एक कोरोना प्रोड्यूस करते हैं। कोरोना प्रोड्यूस करने का मतलब ये यहाँ पर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है और ये है निगेटिव चार्ज वायर। सपोज कीजिए जो एयर इसके अंदर गया, इस एयर के साथ मिक्स है दो तरह के पार्टिकुलेट मैटर, ऐसे पार्टिकुलेट मैटर जो पॉजिटिवली चार्ज हैं और ऐसे पार्टिकुलेट मैटर जो निगेटिवली चार्ज हैं। फॉर एग्जांपल आयरन का डस्ट अगर मिला हुआ है उस जगह पर एयर के साथ, तो आयरन एक पॉजिटिवली चार्ज कंपोनेंट है जो कि एयर में प्रेजेंट है। ठीक उसी तरह से अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड की, तो वहाँ पे निगेटिव चार्ज हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर जो भी पॉल्यूटेड एयर के अंदर जो भी पार्टिकुलेट मैटर जाएगा, ये पार्टिकुलेट मैटर सबसे पहले निगेटिव चार्ज वायर जो है वहाँ पर जाकर अरेस्ट हो जाएगा, यानी कि ये वायर्स जो हैं ये पहले से क्या है, निगेटिव चार्ज है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव पार्टिकुलेट मैटर आते ही यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाएगा, उसको यहाँ पर रोक लिया जाएगा। अब सवाल आया कि मान लीजिए अगर कोई निगेटिव, ये पहले से वायर निगेटिव है, तो यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज वाले जो भी पार्टिकुलेट मैटर है वो अरेस्ट हो जा रहे हैं, लेकिन ऐसा पार्टिकुलेट मैटर जिस पर निगेटिव चार्ज है, जिस पर पहले से निगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो अब निगेटिव चार्ज वाले जो पॉल्यूटेंट हैं वो तो इस वायर के जरिए नहीं रोके जा सकते, क्योंकि निगेटिव वायर निगेटिव पॉल्यूटेंट को तो रिपेल करेगी, ये सिर्फ पॉजिटिव पॉल्यूटेंट को क्या करती हैं, अरेस्ट करती हैं। तो ये निगेटिव कंपोनेंट जो है वो जब इस प्लेट तक पहुंचते हैं, दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्लेट, तो उनको इस प्लेट पर कलेक्ट कर लिया जाता है। आप देख सकते हैं ये सारे इस प्लेट पर क्या होते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। और आप एनसीईआरटी देखेंगे तो यहाँ नीचे में एक पार्ट दिखाया गया है, दैट इज कलेक्शन प्लेट ग्राउंड, यानी कि जैसे ही ये पॉजिटिव पार्टिकुलेट मैटर इस प्लेट पर आ जाते हैं उन्हें यहाँ से कलेक्ट कर लिया जाता है, और कलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो भी एयर बाहर निकलती है दैट एयर इज ऑफ कोर्स क्लीन एयर, वो क्या होती है, साफ हवा हो जाती है। तो यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है हमारा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के अंदर निगेटिव चार्ज वायर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्लेट होती है। निगेटिव चार्ज वायर पॉजिटिव पार्टिकुलेट मैटर को अरेस्ट करेगी और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्लेट है वो हमारे निगेटिव चार्ज को क्या करेगी, अट्रैक्ट कर लेगी। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, इस तरह से हमें ये नजर आता है कि यहाँ पर सारी चीजें जो हैं वो आकर क्या हो रही हैं, कलेक्ट हो जा रही हैं, और इस तरह से जितने भी पॉल्यूटेंट हैं, जितने भी SPM हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बारे में एनसीईआरटी ने एग्जैक्टली लिखा है कि ये 99% SPM को, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव कर देती हैं। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या करता है, अपने काम को करता है, और ये मैक्सिमम थर्मल पावर वाली जगह पर पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अरेस्टर्स हैं, और अरेस्टर्स के बेसिस पर देखिए यहाँ पे अरेस्ट किया जा रहा है, यानी कि चूंकि ये वायर निगेटिव है तो ये पॉजिटिव पार्टिकल्स को अरेस्ट करेगी, और ये वायर पहले से पॉजिटिव है तो ये निगेटिव वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, और इस तरह से हमारे निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के पार्टिकुलेट मैटर अरेस्ट हो जाएंगे, और जो भी एयर रिलीज होगा दैट विल बी क्लीन एयर। ठीक है, तो ये था हमारा पहला टाइप अरेस्टर का, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अब हम बात करते हैं आगे हमारे सेकेंड टाइप ऑफ अरेस्टर की, जिसको हमने कहा है कैटालाइटिक कन्वर्टर। लेट्स हैव अ लुक ऑन कैटालाइटिक कन्वर्टर नाउ। Okay students, now we are having second part, that is catalytic converter.
अब हम इसकी बात करते हैं, दैट इज कैटालाइटिक कन्वर्टर। और कैटालाइटिक कन्वर्टर की बात जब मैं आपको बताऊं तो मुझे आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर हम यूज करते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो कि आप जानते हैं किसी भी तरह के रिएक्शन में इन्हांसमेंट लाने के लिए, उसके अंदर स्पीड लाने के लिए कैटलिस्ट ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 3 कैटलिस्ट चाहिए होते हैं, दैट इज प्लैटिनम, आवर फर्स्ट कैटलिस्ट विल बी प्लैटिनम, सेकेंड विल बी पैलेडियम एंड थर्ड विल बी रोडियम। ये 3 कैटलिस्ट हमें चाहिए और ये तीनों कैटलिस्ट मिलकर यहाँ पर हमारे लिए काम करते हैं और इस वजह से हम इस प्रोसेस को कैटालाइटिक कन्वर्टर कह रहे हैं। यहाँ पे होता क्या है स्टूडेंट्स, जैसे ये चीज़ हेल्प करती है ऑटोमोबाइल्स से निकलने वाले हार्मफुल गैसेस, यानी कि ऑटोमोबाइल से जो हार्मफुल स्मोक वगैरह निकलता है, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं लेस हार्मफुल फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करेंगे हम? लेस हार्मफुल फॉर्म में। यानी कि गाड़ियों से निकलने वाला जो भी गंदगी है, जो भी धुआं है, उसके अंदर वो जो एयर में मिल रहा है, तो उससे पहले उस धुएं को हम क्या करते हैं, इस तरह के कैटालाइटिक कन्वर्टर की मदद से, ऑटोमोबाइल्स में अगर ये कैटालाइटिक कन्वर्टर लगा होगा तो वहाँ से निकलने वाला धुआं जो होगा वो लेस हार्मफुल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। सपोज कीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इसको हम कैटलिस्ट, इन तीनों में से कैटलिस्ट की मदद से, यहाँ पर हम कैटलिस्ट का यूज करेंगे और हम इसको CO2 प्लस O2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि जो कैटालाइटिक कन्वर्टर होते हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हार्मफुल था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड लेस हार्मफुल है और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ प्लांट्स कर लेंगे, जिसकी वजह से ये डायरेक्ट हमारे इन्वायरमेंट को गंदा नहीं करेगा, डायरेक्ट ये एयर को पॉल्यूट नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, सपोज कीजिए ये था नंबर 1, सपोज कीजिए नंबर 2, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। तो यहाँ पर कैटालाइटिक कन्वर्टर की मदद से हम इसको H2O और SO2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए H2S हाइड्रोजन सल्फाइड ये ज़्यादा टफ पॉल्यूटेंट है, तो हम इसको H2O और SO2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर मान लीजिए नंबर 3 CH4 है, तो CH4 को भी हम कार्बन प्लस हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या सपोज कीजिए हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हमने इसके टफ फॉर्म को, इसके मच हार्मफुल फॉर्म को लेस हार्मफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इससे हमारे एयर का पॉल्यूशन रेट क्या होगा? कम होगा। तो कैटालाइटिक कन्वर्टर जो होते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है स्टूडेंट्स? कैटलिस्ट का है। यहाँ जो कैटलिस्ट प्रेजेंट है वही कैटलिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और कैटलिस्ट की मदद से हमारा ये प्रोसेस पूरा हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड वन, दैट इज कैटालाइटिक कन्वर्टर। तो हमने पढ़ा कि एरेस्टर 2 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और कैटालाइटिक कन्वर्टर। ठीक उसी तरह से हमारा नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज ऑफ स्क्रबर। Okay students, now we are having the third part, that is it is related with scrubber। ये हो गया हमारा स्क्रबर पार्ट, ठीक है। अब देखिए स्क्रबर कैसे काम करता है। स्क्रबर में वाटर और लाइम स्प्रे होती है। ये कुछ खास पॉल्यूटेंट जैसे SO2, जैसे NO2 इट्सेट्रा को क्या करता है? रिमूव करता है। यानी कि ये गैसियस टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स को एयर से निकाल देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही यहाँ से डर्टी एयर पास कराया जाएगा, जो भी पार्टिकुलेट मैटर है वो यहाँ पर आते हैं और आने के बाद इनका रिएक्शन वाटर के साथ होता है या फिर लाइम स्प्रे के साथ होता है। दे आर इन द फॉर्म ऑफ एग्जॉस्टेड केमिकल्स, यानी कि बहुत ज़्यादा हीटेड होता है वाटर और लाइम स्प्रे। तो जैसे ही यहाँ पर SO2 और H2O का रिएक्शन होता है, यहाँ पे जो कंप्लीट पार्टिकुलेट मैटर जमा होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और H2SO4 को हम यहाँ कलेक्ट कर लेते हैं और जो प्योर एयर है जिसमें सल्फर मिक्स था, अब वो सल्फर किसके साथ मिल चुका है? वाटर के साथ। और हमने क्या कलेक्ट कर लिया? सल्फ्यूरिक एसिड, और वो क्लीन एयर यहाँ से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो स्क्रबर्स इसी हिसाब से काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें एयर के साथ NO2 मिला हुआ है तो ये H2O के साथ
साथ रिएक्ट करेगा और हम यहाँ पे कलेक्ट करेंगे HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड। हमने नाइट्रिक एसिड बनाकर इस NO2 को इस डर्टी एयर से बाहर निकाल लिया और यहाँ से जो एयर बाहर निकलेगी दैट विल बी क्लीन एयर। ठीक है, तो इस तरह से हमारी NCERT के अकॉर्डिंग कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया कि एयर पॉल्यूशन को हम किस तरह से कर सकते हैं कंट्रोल। ओके, तो ये था हमारा एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक। फिर मिलेंगे आपसे अपने अगली टॉपिक में दैट विल बी ऑफ कोर्स रिलेटेड विथ वाटर पॉल्यूशन, हाउ वी कैन कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो चलिए मिलते हैं वेरी सून इन आवर नेक्स्ट क्लास विथ वाटर पॉल्यूशन।